बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। जी प्यारे बच्चों, आप लोगों ने प्रैक्टिस की, क्या स्टेटस है मुझे बता दीजिए ज़रा प्लीज़। सर मैंने 2009 प्राइवेट तक कर लिया। जी सर, मैंने भी इतना ही करना है। एक मिनट बेटा, मेरा स्पीकर ऑन नहीं हुआ। मैं स्पीकर में जरा आप देखूं, आवाज़ आपकी आई तो है, मुझे लैपटॉप से आ रही है, तो आ रही है। जरा एक रुकिएगा प्लीज़, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ। जनाब स्पीकर अच्छा, एक मिनट में जरा अपना ये सही करूँ, एक मिनट रुको बस। सही है, चलो। हाँ तो आप बोलें, क्या बोल रहे थे आप लोग? सर 2009 तक कर रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, तो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें अगर हैं तो। सामिया के पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के पास भी हैं, बताएं। या जी फिर सर। सर मुझे बस एक चीज पूछनी थी। जी बेटा जी, वन बाय वन। सर एक्रूड फाइनेंशियल इनकम क्या होती है? एक्रूड का मतलब तो तुम बताओगी, मैं क्यों? वाजिब। वाजिब। बीकॉम पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को। जी सर। मैंने कहा कंफर्म कर लो, पार्ट 1 तो नहीं पढ़ा रहा मैं। तो एक्रूड का मतलब नहीं। वाजिब। कितनी डायरेक्शन होती है वाजिब की? एमन 2। तो या तो पैसे, लेना या देना। तो आप सोचो फाइनेंशियल के आगे क्या लिखा है, इनकम लिखा हुआ है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब हमें लेने हैं, यानी तुम कोई पैसे कमा चुके हैं। चुके हो लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिले। और एक्रूड फाइनेंशियल इनकम का मतलब यह है कि कोई इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इनकम का मतलब होता है कोई बैंक से कोई इंटरेस्ट वगैरह लेना है, किसी कर्जे पे कोई इंटरेस्ट लेना है, तो ऐसी इनकम को आमतौर पर फाइनेंशियल इनकम कहा जाता है। जो बैंक के कर्जे पर कोई इंटरेस्ट ले रहे हो हम, या बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंक में हमने अमाउंट डिपॉजिट की हुई हो, उसके ऊपर हमें जो बैंक पैसे देता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल इनकम, राइट। तो accrued financial income is the income which you have earned but not yet receive। तो हम कहते हैं ये पैसा हम पर लेना वाजिब है। तो इसकी नेचर क्या हुई, अब बोलो सोच समझ के बेटा। सर एसिड होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आसान लफ्जों में ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीवेबल, सही है। जी सर। क्या लिखा हुआ है आसान लफ्जों में बेटा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल। और रिसीवेबल हमारा एसेट होता है मेरा बच्चा, ठीक जी है ना। सर ठीक है। बेहतरीन हो गया। और बताओ। सर और तो नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम। जबरदस्त। बिस्मा, सामिया, बिस्मा तूने आलमा का कोर्स कर लिया क्या? नो सर। तो फिर सारे सवाल सही हैं, सब सही कर लिया। सर मैंने कर तो नहीं है सारे, अब पता नहीं सही है या गलत। तो आपस में डिस्कस कर लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे बता देना, ऐसा कर लेंगे, क्या ख्याल है? जी सर। हाँ अच्छा, भी अब सामिया कह रही है कि सर बट 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम, 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है सामिया को, वो आप सॉल्व करवा दें प्लीज। जी बेटा बिल्कुल, हम देख लेते हैं। 12 प्राइवेट निकालना जरा ईमान और बिस्मा। 12 जी सर जी प्राइवेट, सर। निकाल। जरा मैं फाइल खोल लूँ यार। सर 12 प्राइवेट में तो नहीं था शायद। हैगा लेकिन उसमें रेशो दिए हुए हैं। अभी देख लेते हैं मेरा बच्चा, सवाल देखेंगे तो पता चलेगा ना क्या है। ट्रांजैक्शन दी है ना इसमें तो। अबे सामिया, ऐसे सवाल तो भी मना किया था टाइम करने से।
सर इसमें रेशो दिए हुए और हमें एसेट मालूम करने है, किसी में लायबिलिटीज मालूम करनी है। ओके, इसका मतलब है पहले आपको सीधा काम करना आता हो तो आप ये कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। सर। आप ना सामिया इसको मार्क कर लो क्वेश्चन को, या अभी नहीं। 24 फार्मूले पढ़ाने के बाद फिर ये सवाल करना है, बेफिक्र रहो, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता है। ठीक है मेरा बच्चा। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये देख लो, ये फॉर्मेट है ना जिससे मैं पढ़ाता हूँ। तो जब इससे मैं ये 26 फार्मूले पढ़ा देता हूँ तो बच्चों को पहले मैं फार्मूले कंप्लीट करना सिखाता हूँ, एक सवाल। दूसरा सवाल, इसमें भी फार्मूले कंप्लीट करना सिखाता हूँ, ये देख लो। फॉर्मूले बोलने हैं हम बच्चों को, ये सब। नेट इनकम ऑन परसेंटेज ऑफ सेल, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, फॉर्मूले लिखे नजर आ रहे हैं ना। और जो सवाल तुम कह रही हो, फिर चौथे में भी यही सिखाता हूँ, 5वें में भी यही सिखाता हूँ। छठा सवाल देखो सामिया, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें बेटा। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। फाइंड करंट एसेट व्हेन नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल गिवन, करंट रेशियो 2.5:1 गिवन है, करंट एसेट 88,000, व्हाट आर करंट लायबिलिटीज। तो आई होप कि तुम्हें तसल्ली हो गई कि ये सवाल मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर आज फॉर्मूले खत्म हो जाते हैं और कल तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो कल ही पढ़ा दूंगा, मुझे क्या इतराज है, वरना फिर आने वाले दिन। और ये वीक आप लोगों से और मांगा है, इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा टाइम अगर मैनेज कर सकूँ तो कर लूँ, क्योंकि ये जब से सेंटर्स वगैरह ऑन हुए ना, यकीन करें मशक्कत बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी हो गई है कि बस बयान नहीं कर सकता। बहरहाल लेकिन आप लोगों को आपके 3 दिन तो मैं दे रहा हूँ जो ऑफिशियल है। और अभी मजे की बात है, मैं कहीं भी किसी भी सेंटर में कहीं भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ना, इतना थक जाता हूँ कि अगर मैं एक दिन रेस्ट नहीं करूंगा ना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर होगा क्या कि मुझे आपकी रेगुलर क्लास में से छुट्टी करनी पड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं रेगुलर तो पढ़ा दूँ पूरा कम से कम, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। अच्छा, और रही बात सवाल की तो वो हमने छोड़ दिया। 14 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो। 14 प्राइवेट भी देख लो प्यारे बच्चों। ओके, 14 प्राइवेट भी देख रहा हूँ मेरा बेटा। पर 14 प्राइवेट में भी नहीं है। देख लेते हैं बेटा, तसल्ली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ए है, और बी पार्ट जो है वो ट्रेंड परसेंटेज है। और अगर तुम बी पार्ट कह रही हो सामिया, तो बी पार्ट ये देखो, ये लिखा हुआ, फाइल खोल लो ना जरा। तसल्ली तसल्ली कराना बड़ी जरूरी होती है जिंदगी में बच्चों को। तसल्ली ना हो ना तो पता नहीं चलता भाई क्या कर। कहाँ है तुम्हारा ये वाला चैप्टर, अरे कहाँ चला गया, ये आंसर शीट। ये देखो भाई, जब ये चैप्टर शुरू किया था, ये पढ़ लो बेटा मेरा बच्चा, तसल्ली हो जाएगी। बोलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर बी पार्ट की बात, रेशो। हाँ अगर सामिया बी पार्ट की बात कर रही है तो हम पढ़ रहे हैं रेशो। और बी पार्ट किस चीज का है मेरा बेटा? ट्रेंड परसेंटेज। 10%। वो अभी पढ़ाया नहीं है तो आता कैसे होगा? सामिया आप बता दो, ए पार्ट में से कुछ पूछना चाहती हो तो वो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बोलो। फिर मैं पूछ लूँ ए पार्ट से कुछ? ओके, तीनों से पूछ रहा हूँ, और तीनों मुझे जवाब मैसेज करेंगी लिख के। कोई सॉरी, अनम्यूट करके नहीं बोलेगा कोई, बेशक आपका माइक अनम्यूट रहे, नो प्रॉब्लम, बट आप बोलेंगे नहीं इसका जवाब। आप मुझे तीनों लिख के भेजनी है इसका जवाब, जो मेरा सवाल है। टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अगर मैंने आपको निकालने को कह दिया तो काफी टाइम लग जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, टोटल ऑपरेट डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आप क्या क्या काम करेंगे या कर चुके हैं, बस इसका जवाब आप मुझे लिख के भेजना है, बोलेंगे नहीं प्लीज। तीनों मुझे लिख के भेजना है। बिस्मा मेरा बेटा, मुझे एक एक स्टेप बताना है आपने, एक एक स्टेप लिख कर। टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आपने कैसे निकाला या किस तरह निकालेंगे, क्या करेंगे, जीरो से लेके आखिर तक आपने मुझे बताना है। एमन बेहतरीन, यही सुनना चाह रहा था तो तुमने मुझे लिख के भेजा। बिस्मा को ना पता चले ये तुमने लिख के भेजा है, उसे ना भेज देना मैसेज।
हाँ नहीं तो मुझे भेज भी नहीं सकती मैसेज, हाँ व्हाट्सएप पे भेज सकती है। सामिया कहती है हाँ, फौरन जवाब आ गया बिस्मा इतनी जल्दी, सेम। अबे क्या एमन उसको भी भेजा था साथ साथ मैसेज है? नो नहीं सर, सर, मुझे पता है। पता है, वेरी गुड। सामिया आप जो कह रही हो बेटा वो थोड़ा और आगे बढ़ो, सही है, ठीक है, आपने आपने बहुत शॉर्ट, आपने बहुत डिटेल्ड आंसर दे दिया आप मुझे, चलो ठीक है और बोलो, बस ये तो नहीं है कंप्लीट। सामिया और बताओ बेटा, इस पे बात खत्म तो नहीं हुई? सही, बहुत डिटेल में बताया सामिया ने, सामिया ने तो मुझे फार्मूले का तरीके बता दिए। चलो बहरहाल, देखो इन दोनों ने मुझे लिख के भेजा है, बिस्मा ने और हेमन ने, और सामिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत डिटेल जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया, मुझे पसंद आया। सिंपल सा जवाब है सर, ऑपरेटिंग डेज साइकिल पूछ के उसने हमें बेवकूफ बनाया, कमबख्त ने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर भी मालूम करवा लिया और डेज में निकालना पड़ा उसे। सर इन्वेंट्री टर्नओवर भी निकालना पड़ गया और उसे भी डेज में निकाला। सर दोनों को मालूम करके जब दोनों के डेज को प्लस किया है तो टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पता चले। तो उस हिटलर ने हमें पांचवें फॉर्मूले में, कमबख्त ने पांचवा नहीं बल्कि दो फार्मूले कैलकुलेट करवा लिए एक्स्ट्रा, बजाय 5 है और करने 7 हैं। और बोले समझ आ गई बात? समझ के आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते थे, आपने मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बी पार्ट के लिए उम्मीद करता हूँ कि सामने को तसल्ली हो चुकी होगी। तो अगर आप सब तसल्ली तशफ़ी कर चुके हैं, तसल्ली कर चुके हैं, तो मैं बाकी के फॉर्मूलाज पे रोशनी डालूं? जी सर। सर एक बात बताएं पूछ के देखें। कि अगर एक क्वेश्चन में हमें जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है और हमारे पास सेल और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो गिवन है, तो हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। जी दोबारा बोलिएगा वैसा, सही बोला तो सही है आपने, लेकिन मैं तसल्ली करना चाहिए। सर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे ये तो कॉस्ट ऑफ तुमने गुड्स आखिर निकाल। में बोला ना, ये तो तुमने सही बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। आई 100% एग्री, बट शुरू से बोलो क्या बोल रही थी एक क्वेश्चन में? क्या बोल रही थी सर? अरे तुम यही बोल बोल रही रही थी थी। एक क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं जी। है, ओके, और सेल दी हुई है, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। सही है, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगा। आई 100% एग्री। और बोलो। और सर एक और चीज पूछनी थी कि अगर हमारे पास जो है, एक बोली अगर थी तुम, हमें एक बोली थी, ये तो गलत बात है ना, तुमने एक बोला, एक सर चीज एक और चीज पूछनी है बस लास्ट। सब पूछ लो चलो। सर अगर हमारे पास कहीं पर अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग और ओपनिंग दोनों गिवन हो और जो है उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी गिवन हो, तो हम पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस करेंगे एंडिंग वाले बैलेंस में से। जी मेरा बच्चा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग जो होता है ना, आपको सारा डेटा एंड पे दिया हुआ होता है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेस करोगे। हाँ अगर फिर अलाउंस उसके फॉर बाद बैड, एवरेज निकालेंगे। जी अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी दोनों दे देता है लेट सपोज, तो अगर आप दोनों के अकाउंट रिसीवेबल में से लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स करोगी, राइट? जी सर। और बस बोलो, और कुछ नहीं पूछना, बस हार मानी? बस यही पूछना था। चलो ठीक, ओके। सामिया ने कुछ मैसेज किया, मैं वो पढ़ लूँ तो फिर आप लोगों को आगे बढ़ाएं। हाँ प्यारे बच्चों, अपना सामिया ने लिख के भेजा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मालूम करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मालूम करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे अर्निंग बिफोर इनकम। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही है सामिया, 100% ट्रू। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अमाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट को जब लेस करोगी तो तुम्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता चल जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर टैक्स के अमाउंट में से जब तुम लेस करोगी ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट, तो तुम्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम पता चल जाएगा। और बोलिए सामिया, हेमंत, बिस्मा, कोई सवाल? नो सर।
मैं आगे बढ़ूं, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया। चलें प्यारे बच्चों, फाइनली आखिरी के कुछ फॉर्मूलों का आगाज हुआ चाहता है। मजे की बात है, ये 20 सवाल, 20 फॉर्मूले, 26 फॉर्मूले पढ़ने के बाद भी आप 5 ईयर के 80% सवाल, 80 to 90% सवाल करने के काबिल हो जाते हैं। बट जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं एज एन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन कि भाई हम पेपर में इसे अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर हम उसे 100% पढ़ते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पेपर में जो हर साल सवाल आता है अगर उस जैसा ना आए, डिफरेंट आ जाए, तो हम उस सवाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हों। तो इसलिए हम इसको मजीद पढ़ेंगे चैप्टर को, सिर्फ रेशो के बाद चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो क्या है रेशो? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कोई शख्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, या एक बिजनेस का ओनर बिजनेस में ये देखता है कि एसेट्स पर क्या कमाया, ये उसके लिए इतना अहमियत नहीं रखता। नेट प्रॉफिट कितना कमाया, बेशक प्रॉफिट उसके लिए अहमियत रखता है, लेकिन कितना कमाया ये भी उसके लिए अहमियत नहीं रखता। वो ये देखता है कि मैंने अपने एक शेयर पे कितना कमाया। सर तो उसके पास एक शेयर होता है? नहीं भाई, किसी के पास 100 होते हैं, किसी के पास 500 होते हैं, किसी के पास 1000 होते हैं, किसी के पास 2000 होते हैं, किसी के पास 15000 होते हैं, किसी के पास 25000 होते हैं। हर बंदा जितने शेयर चाहता है कंपनी के खरीदता है। तो जिसके पास जितने शेयर हैं वो ये देखेगा कि भाई अगर एक शेयर पे उसको पता चल जाए कि कंपनी ने क्या कमाया, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर लेता है। जितने शेयर उसके पास है तो उसे पता चल जाता है यार कंपनी ने इतने रुपए कमाए हैं सिर्फ मेरे शेयर्स पर, और फिर उसमें से कंपनी कितना प्रॉफिट देगी, डिविडेंड देगी, कंपनी मार्केट के मुकाबले में क्या कमा रही है, मार्केट में शेयर की क्या प्राइस चल रही है, और हमारे शेयर की मौजूदा कीमत क्या बनती है, मार्केट में लोग शेयर क्यों खरीदना पसंद करेंगे। जब आवाम को पता चलता है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, डिविडेंड देने वाली है, अनाउंस होने वाला है डिविडेंड, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के शेयर की कीमतों में हो जाता है इजाफा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। लोग कहते हैं ये कंपनी मुनाफा देने वाली है अपने मालिकान को, इसके शेयर खरीदो और अपने नाम करवाओ। शेयर अपने नाम होंगे तो प्रॉफिट हमारे नाम पर आएगा, हमें मिलेगा। ऐसी सूरत में लोग बेचते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मजबूरन बेचने पड़ जाए, उसे पैसों की जरूरत हो, तो फिर वो ज्यादा में बेचता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कंपनी कुछ दिनों में प्रॉफिट अनाउंस करने वाली है, और ये प्रॉफिट जब अनाउंस कर देगी कंपनी तो फिर हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर कंपनी ने प्रॉफिट अनाउंस कर दिया और उसके बाद आप बेचने जाएं, तो फिर शेयर की कीमत कम भी हो जाती है, वापस वो जो बढ़ी हुई थी उससे कम हो जाती है। मैं कह रहा हूँ फजूल में कम नहीं हो जाती, वो जो एक एक्स्ट्रा बढ़ी हुई थी सिर्फ इस वजह से कि यार ये कंपनी प्रॉफिट देने वाली है, मुनाफा देने वाली है, तो ऐसी सूरत में कंपनी वापस अपने शेयर की कीमत को एडजस्ट कर लेती है, वो कम हो जाते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से समझ आई होगी। अब यहाँ पर हम पहला फॉर्मूला पढ़ने लगे हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग माने कमाना, और क्या कह रहा है? पर शेयर, एक शेयर पे क्या कमाया, एक शेयर पे क्या कमाते हो। तो एक शेयर पे कमाया क्या, ये मालूम करने के लिए सब पर क्या कमाया पहले ये पता होना चाहिए। एक का जवाब तो तब दोगे जब तुम्हें बिजनेस का पता होगा कि तुमने क्या कमाया। तो आज फोकस कर रहे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस में जो कमाते हैं उसे कहते क्या है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट बस सिर्फ प्रॉफिट या इनकम। अरे मेरा बेटा पूरा जुमला बोलो ना, क्या कर रहे हो यार? नेट पूरा। प्रॉफिट या नेट हाँ, इनकम। नेट प्रॉफिट कहते हैं ना, नेट प्रॉफिट कहते हैं, या नेट इनकम भी कहते हैं मेरे बच्चों। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हमें बिजनेस की पता होनी चाहिए। चाहिए। ओके मेरे बच्चों, नेट प्रॉफिट नेट इनकम पता होगी तो क्या वो किसी एक शेयर होल्डर की होती है? क्या किसी एक बंदे ने कमाई होती है? नो सर, पूरे बिजनेस की होगी। वो तो कंपनी में जितने लोग हैं कंपनी के मालिक। शेयर होल्डर। मालिक, शेयर होल्डर। तो इसका मतलब है मेरा बच्चा आप क्या पता होना चाहिए मुझे कि कंपनी में कितने शेयर्स हैं अवाम के पास, ये पता होना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं, क्या कह रहा हूँ, क्या पता होना चाहिए? कंपनी में अवाम के पास कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या पता होना चाहिए मेरा बेटा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, अब नंबर ऑफ शेयर मुमकिन है कि क्वेश्चन में गिवन हो, और सर अगर गिवन ना हो, लेट सपोज, तो कंपनी का शेयर कैपिटल तो पता होगा ना आपको। जी सर। कंपनी का शेयर कैपिटल मींस जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हुए होंगे
हर बंदा 10 रुपए का मालिक होगा। ऑर्डिनरी शेयर कितने का होता है? 10 रुपए का। 10 रुपीज। तो अब अगर 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, यानी 5 लाख रुपए के लोग कंपनी में है मालिक, तो आप सोचेंगे कि एक शेयर कितने का होता है पाकिस्तान में? 10 रुपए 10 का। रुपए का। तो अगर मैं 5 लाख रुपए को 10 रुपए से कर दूं डिवाइड। डिवाइड। तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल चल जाएंगे। जाएंगे। चल जाएंगे। कितने? 50,000। कैसे आया बिस्मा, सामिया? 5 लाख को हम डिवाइड किया 10 से। डिवाइड किया यानी 10 से। 5 लाख रुपए आवाम ने कंपनी में लगाए में, और हर बंदे ने 10 रुपए वाला पर्चा खरीदा हुआ है। तो मैं 5 लाख को 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाते हैं। तो 50,000 है नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से वाले शेयर? ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी शेयर। शेयर। और ये वो शेयर्स है जो हम आवाम को दे चुके हैं। लोग इतने रुपए कंपनी में लगा चुके हैं और इतने शेयर्स उनके पास हैं और वो इतने रुपए के हैं कंपनी में मालिक। 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 मालिक पे एतराज? एक मिनट भाई, नो नो साहब सर। का मैसेज आया। ओके ओके, शुक्रिया। तो मेरा बेटा गौर से देखो, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए अगर सवाल में कभी गिवन ना हो तो आपको एक अदद फॉर्मूला नजर आएगा। एक मिनट यार, हाँ, आपको एक अदद फॉर्मूला नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। सर ये क्या होता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग? द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच यू हैव इशूड, द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच यू हैव इशूड इशूड। टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को आप शेयर दे चुके हैं और उनसे पैसे ले चुके हैं, ठीक है। तो हमने कहा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अगर कभी ना गिवन हो तो कैसे निकालूंगा? अभी अभी निकलवाया। शेयर कैपिटल की अमाउंट 5 लाख, एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपीज। और कौन से शेयर की बात हो रही है मेरा बेटा? ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर। कभी भी प्रेफरेंस की बात करेगा तो वो आमतौर पे 10 रुपए का होता नहीं है, अनटिल अनलेस के उस सवाल में लिख के कहे। सही है। और हम शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू को लेकर उसी को डिवाइड कर रहे हैं एक शेयर की पार वैल्यू से, ताकि हमें ये पता चल जाए कितने शेयर्स हैं आवाम के पास। अब बताओ क्या जवाब आएगा? अभी जो बताया था 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000 आएगा। तो जी सर। 50,000 को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है पूरी आवाम के पास 50,000 शेयर हैं। शेयर्स हैं। सही है। और अगर नेट इनकम है बिलफर्ज समझ लो 50,000 रुपए, या चलो 1 लाख कर लेते हैं। नेट इनकम कितने रुपए है? 1 1 लाख। लाख। तो लोगों के पास कंपनी के कितने पर्चे हैं? अभी अभी जवाब निकलवाया। 50,000। इसका मतलब है हर बंदे को एक पर्चे पे मुनाफा हुआ कितना? 2 रुपए। 2 रुपए। 2 रुपए। दिस इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कमाई हुई अमाउंट 2 रुपए। समझ आया? जी सर। यस सर। शायद आपको लग रहा हो कि इतना घुमा के सर बता रहे हैं, लेकिन तर्जुमा जरूरी होता है जिंदगी में चीजों का। तर्जुमा ना किया जाए तो बाद में फॉर्मूला बैठ के इंसान दोबारा रट्टे लगा रहा होता है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हक अदा करने की, और कोशिश ही कर सकता है इंसान कि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर पे क्या कमाया। और ये जानने के लिए सबसे पहले शेयर पे क्या कमाया ये पता होना चाहिए। शेयर पे जो कमाया वो है, अभी सवाल पढ़ेंगे इंशाल्लाह पता चल जाएगा, वो कहलाता है नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। और कितने शेयर्स पर ये अमाउंट कमाई है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा सर ये कौन बताएगा? सवाल में लिखा होगा, क्वेश्चन में बताएगा। और अगर ये ना बताए कि कितने शेयर्स पर ये पैसे कमाए तो फिर निकाल लेना। सर कैसे निकालेंगे? उस सूरत में तुम्हें शेयर कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी और तुम्हें एक शेयर की पार वैल्यू पता होगी, और अगर शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए के अलावा कुछ और होगी तो तुम उसे खुद मालूम कर लेंगे। कर लो। ओके, मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोल दिया, आगे बढ़ता हूँ। अर्निंग रेट, मेरे प्यारे बच्चों मेरा यकीन मानो, अर्निंग पर शेयर समझ में आ गया तो अर्निंग रेट तो मुश्किल ही नहीं है। क्यों सर मुश्किल क्यों नहीं है? अरे भाई अर्निंग पर शेयर में एक शेयर पे क्या कमाया ये निकालते हो। सही है।
अर्निंग पर शेयर में क्या निकालते हो, एक शेयर पे क्या कमाया। कमाया। अच्छा, अब वो कह रहा है इस अर्निंग पर शेयर का रिश्ता बना दो, अर्निंग का रेट निकाल लो कि तुम जो कमाते हो ना एक शेयर पे उसका रिलेशन बताओ। सर किस चीज के साथ बताएं, मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ। किसके साथ, मार्केट मार्केट प्राइस प्राइस पर पर शेयर। सर ये क्या चीज है, जो शेयर जितने का हम कहते हैं, या हमारे शेयर पे तो कितने का लिखा होता है बोलो, 10 रुपए का। 10 लेकिन रुपए का। मार्केट में वो 10 रुपए से, बोलो, मार्केट में वो कभी 10 रुपए से कम का भी होता है और ज्यादा का भी होता है ना। नहीं समझ आया एमन और बिस्मा को? बेटा जिस शेयर पे 10 रुपए लिखा होता है वो तो उसकी कौन सी वैल्यू होती है। अबे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? लो बच्चों, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हुआ था, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे इतनी देर तक? मैं कह रहा हूँ यार कुछ बोल ही नहीं रहे बच्चे। आपको आवाज आ रही है मेरी? और फिर बाद में मेरा इंटरनेट जो है वो गायब हो जी गया। मैंने सर, कहा आ भाई रही है। यार मेरे एंड से मसला हुआ है। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सामिया तो कह रही है आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, जी सर, आ रही है। चलो ठीक। तो बताओ, अर्निंग रेट के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। मैं कह रहा था 10 रुपए वाला शेयर जरूरी है मार्केट में 10 रुपए का? हाफ एन आवर। 9 सर से ज्यादा कम का भी हो एक सकता मिनट है। फिर कम वक्त, एक मिनट एक मिनट, जो भी बोल रहा है एक मिनट। हाँ, अब बोलो मेरा बच्चा। सर ज्यादा या कम का भी हो सकता है वो शेयर मार्केट में। सामिया ईमन कहाँ चली गई, खैरियत है? आ गई। हाँ मैंने सिक्योरिटी से हटा दी। हाँ बच्चों, तो ईमन, सामिया और बिस्मा, बेटा मैंने आखिरी जुमला आप लोगों ने मेरा कहाँ तक सुना है? क्योंकि मैं तो बोले जा रहा था, मुझे तो लग रहा था मेरी आवाज जा रही है आपको, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया है। क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछने लगा ना जब, तो आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो मुझे फिर ये एहसास। बिस्मा तुम कुछ बोल रही हो? बिस्मा मुझे तुम्हारी नो आवाज, सर। अच्छा नहीं, तुम्हारा माइक ऊपर नीचे हो रहा था तो मुझे लगा तुम कुछ बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि तुम बोल रही हो कुछ आवाज ही ना आ रही हो। अच्छा बहरहाल समरी है कि मैं ये कह रहा था, मैं अर्निंग रेट का फार्मूला समझाना शुरू कर चुका था, पता है आप लोगों को? आपने आपने क्या सुनी आखिरी बात बता जी सकते हैं? सर, आपने पूछा था कि क्या? जो शेयर हमारे पास 10 रुपए का लिखा है तो वो मार्केट में। हाँ ये यही सवाल था। वो मार्केट में 10 रुपए से ज्यादा कम का, का भी हो सकता है और ज्यादा का भी। और तो दैट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इट मींस मार्केट प्राइस मे बी इक्वल टू बुक वैल्यू, more than book value or less than book value, या ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। मार्केट वैल्यू शेयर की ओरिजिनल प्राइस के बराबर हो सकती है, शेयर की ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी ज्यादा और ओरिजिनल प्राइस से कम। तो सर करना क्या है, बस ये बताएं ना भाई, एक शेयर पे जितने रुपए कमाए हैं उसे एक शेयर की मार्केट प्राइस से डिवाइड करो, ताकि पता चले कि तुम एक शेयर मार्केट की कीमत पर अगर 20, 25, 30, 40, 50, 80 रुपए का खरीदोगे तो उस पर कितने % मुनाफा कमा रहे हो, ये वाले नर्ख लगा के, ये वाले रेट लगा के। तो समझी ये है अर्निंग पर शेयर, यानी अगर तुमसे बोला जाए क्या मालूम करना है तुम्हें, अर्निंग रेट,
तो तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओगे कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए, अर्निंग पर अर्निंग शेयर। पर शेयर। और जब तुम उस अर्निंग पर शेयर को, यानी एक शेयर पे जो तुमने कमाया, जब तुम उसे डिवाइड करोगे किससे, मार्केट की प्राइस एक शेयर के मुकाबले में जो है उससे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अर्निंग का क्या रिश्ता है मार्केट प्राइस के साथ। क्या नाम दे रहे हैं इसको, अर्निंग रेट, याद रहेगा क्या नाम दे रहे हैं इसको, यस, अर्निंग रेट। अर्निंग रेट। अच्छा, रेट। अगला फॉर्मूला आसान बन सकता है अगर तुम इसको पढ़ने की टेक्निक देख लो। अच्छा, अर्निंग रेट को अगर मैं अर्निंग रेशियो बोल दूं तो क्या हो जाएगा भाई, सामिया, बिस्मा, हेमा? मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे बस फिर। बस, और फिर इसके जवाब को लिख देंगे 2.5:1, 3.6:1, ऐसे लिखेंगे ना। जी यस सर। सर। तो मेरा बेटा जरा गौर से देखना, अब क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड पढ़ना, प्राइस, अर्निंग प्राइस, रेशो। और प्राइस को अगर छोड़ूं तो क्या लिखा हुआ है, अर्निंग अर्निंग रेशियो, रेशो। इसका मतलब है पहले हम सिर्फ क्या निकाल लेते, अर्निंग अर्निंग रेट। रेट। तो जो निकाल लेते वो ऊपर था ना, यस जी सर। सर। क्या चीज निकाल लेते, अर्निंग रेट, अर्निंग अर्निंग पर रेट। शेयर। अर्निंग रेट निकाल लेते, तो अर्निंग पर शेयर था ऊपर, एग्री। यस सर। अब हम निकाल लें प्राइस अर्निंग रेशियो, तो अब कौन ऊपर होना चाहिए, सोच के जवाब दो। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर शेयर। प्राइस है ना, तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर नीचे होनी चाहिए। यानी अगर आप गौर से देखो बच्चों, तो अर्निंग रेट ही का फॉर्मूला है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, बस और कुछ नहीं है। एक बार आप मार्केट प्राइस के मुकाबले में चेक करना चाहते हैं कि आपकी कमाई हुई अमाउंट मार्केट प्राइस के मुकाबले में कितने परसेंट है, एक बार आप मालूम करना चाहते हैं कि आपने जो कमाया है उसके मुकाबले में मार्केट प्राइस कितने गुना है, कितने टाइम्स है, समझ रहे हैं, तीन फॉर्मूले समझ आए या नहीं, अर्निंग पर जी शेयर, सर। अर्निंग रेट, और प्राइस अर्निंग रेशो। आगे चलूं, इजाजत है, बुक वैल्यू पर यस जी शेयर सर। सर। कौन है, बिस्मा और एमन कंफर्टेबल है, इजाजत है, सामिया ने तो यस इजाजत, सर। जी चलो। सर। अब क्या बोल रहा है मेरा बेटा, बुक वैल्यू पर शेयर। पर शेयर। सर ये क्या होती है बुक वैल्यू पर शेयर, आओ साथ दो मेरा जुमलों में, तुम समझ जाओगे। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, और 10 से कम भी हो सकता है। तो 10 रुपए से जब ज्यादा होता है वो मार्केट प्राइस है, 10 रुपए से जब कम होता है वो भी मार्केट प्राइस है। तो सर फिर बुक वैल्यू क्या है, 10 रुपए का शेयर, जब हम, वैसे तो इस चीज की वैल्यू हम कम करते नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास है ये 10 रुपए का शेयर, वो कंपनी में 10 रुपए के मालिक हैं। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है तो आप सब जानते हैं कंपनी अपना नुकसान मालिकान को फौरन देती नहीं है। कंपनी इस नुकसान को किस अकाउंट में डालेगी, रिटेन रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, और जब रिटेन अर्निंग में डालेगी तो रिटेन अर्निंग कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्यों, कर देगा। शाबाश, क्यों, क्योंकि लॉस है वो। इसका मतलब है लॉस रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देता है। कम कर देगा। और यहाँ पर इस वक्त वो यही जानना चाह रहा है कि बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, इसका मतलब है कि एक शेयर की बुक वैल्यू बतानी है, मौजूदा कीमत। तो रिटेन अर्निंग में जो लॉस जाएगा, रिटेन अर्निंग में जो लॉस जाएगा वो शेयर होल्डर इक्विटी जो बनती है, उस शेयर होल्डर इक्विटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कर देगा। तो अब जो शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू बनेगी ना, वो कहलाएगी बुक वैल्यू। शेयर होल्डर इक्विटी की वो क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। और फिर उस बुक वैल्यू एक शेयर की क्या बनती है ये निकालने के लिए उसे जितने शेयर हमने मार्केट में इशू किए हुए हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें एक शेयर की मौजूदा कीमत नजर आ जाएगी, मौजूदा कीमत, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर। मुझे खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है, अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा
तो आप यूं समझ लें, देखें मैं और आसान करने की कोशिश करूँ, मेरी एक एग्जाम्पल में इन्वॉल्व हो जाए, देखें आप ऐसा समझेंगे अल्लाह के हुक्म से जिंदगी भर याद रहे। 10 का हम जब 10 में ही सेल करें तो वो बुक वैल्यू भी होती है और वो मार्केट वैल्यू भी होती है। सामिया, 10 का शेयर जब हम 10 ही में सेल करें तो वो बुक वैल्यू भी है, मार्केट वैल्यू। देखो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और अपना ओरिजिनल कॉस्ट, तीनों में फर्क है। मैं ना शेयर से हटना नहीं चाह रहा, वरना मेरा बेटा मैं 1 मिनट में मिसाल दूंगा ना फर्नीचर की, तुम लोग फौरन समझ जाओगे फर्नीचर ओरिजिनल कितने का था, हमने डेप्रिसिएशन निकाला होगा हमारे मुताबिक कितने का है, और जब मार्केट में बेचने गए तो जितने का हम सोच रहे थे उससे ज्यादा है, उससे कम का हो सकता है। तो फर्नीचर से तुम लोग बड़ी आराम से बुक वैल्यू समझ सकते हो, लेकिन मसला ये आज मैं तुम्हें बुक वैल्यू फर्नीचर की नहीं बल्कि किसकी निकालना सिखा रहा हूँ, पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का ना बड़ा सिंपल तरीका है, गौर से सुनना। अब मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी आपने शुरू की और 10 लाख रुपए लोगों से लिए और 10 लाख रुपए के लोगों को शेयर दिए, बताओ लोग कंपनी में कितने रुपए कमा लिए? सर रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आपने एक कंपनी शुरू की, आपने आवाम को 10 लाख रुपए के शेयर दिए, उन्हें 10 लाख रुपए का कंपनी में क्या बना दिया? मालिक। मालिक। यानी ये 10 लाख रुपए क्या है उनकी? ऑनर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी है ना, क्योंकि अभी कंपनी में रिटेन अर्निंग भी नहीं है, कंपनी तो अभी शुरू हुई है, कंपनी में कोई रिजर्व भी नहीं है, कंपनी अभी शुरू हुई है, कंपनी के पास कोई प्रॉफिट भी नहीं है, कंपनी अभी शुरू हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो अगर कंपनी शुरू हुई है 10 लाख रुपए से, तो 10 लाख रुपए के लोग कंपनी में बने हैं मालिक। अब क्वेश्चन ये है, कंपनी को 1 साल काम करने के बाद 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, अब शेयर होल्डर इक्विटी कितनी हो जाएगी बोलो? 2 लाख। कितनी थी पहले? कितने रुपए से कंपनी शुरू की कभी भी थोड़ी देर पहले? नहीं नहीं 1 नहीं, लाख। 10 लाख थी ना सर। 10 लाख से शुरू किया ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि 1 लाख कहाँ से आ गया? 10 सर लाख 10 लाख। 10 लाख तो रुपए थे ना मेरा बेटा, और शेयर कितने थे आवाम के पास बोलो? 10,000। 1 लाख। 1 लाख थे। यार हेमंत क्या हो गया, या तो मैं गलत हूँ या तुम लोग गलत हो। मेरा बेटा मैं कह रहा हूँ एक कंपनी आपने शुरू की, बिस्मिल्लाह की, और कंपनी में आपने 10 लाख रुपए का आवाम को मालिक बना दिया। 10 लाख रुपए का मालिक बनाने के बाद 10 लाख रुपए का मालिक बनाने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कितने शेयर दिए आवाम को आपने?